आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूं मॉडल सेट नंबर 27 के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 26 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 27। इस मॉडल सेट नंबर 27 के अंदर फिजिक्स के ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। मैं आपको मॉडल सेटों द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों के जितने प्रश्न होते हैं इम्पोर्टेंस और जो प्रश्न एग्जाम्स में आए हैं वे सभी प्रश्न मैं आपको मॉडल सेटों द्वारा करा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी इन वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिले। तो शुरू करता हूँ मॉडल सेट नंबर 27। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न क्या है? नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधना अक्षमता सर्वाधिक होती है? यानी जो नाभिकीय होती है उनसे भाई जो किरणें निकलती है विकिरणें, वो बताना है उसमें से जो किरणें निकलती है उसकी वेधन अक्षमता सर्वाधिक होती किसकी होती है? एक ये तीन प्रकार की कण वे निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा। ये बताना भाई ये तीन प्रकार की विकिरणें निकलती है, उनमें से बताना इन तीनों में से किसकी वेधना क्षमता सर्वाधिक होती है। तो अल्फा, बीटा और गामा। तो भाई गामा की सबसे जो गामा किरण होती है उसकी भाई वेधन अक्षमता सर्वाधिक होती है। वेधन अक्षमता सर्वाधिक होती है किसकी होती है? गामा किरणों की या गामा किरण की। अगला प्रश्न देखिए हमारा, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है यानी कोरिजन जंग। ब्राउन ही परत जम जाती है लोहे पर। तो ये बताना किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है ऑक्सीकरण का भाई। ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना यानी ऑक्सीकरण का उदाहरण है ये एक प्रकार की ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिस पर जो भी लोहा होता है उस पर भाई भूरे रंग की परत जम जाती है। ये उदाहरण लोहे पर जंग लगने का उदाहरण है ऑक्सीकरण का। अगला प्रश्न देखिए, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देता है, यानी ये बताना क्या है वो। फिर जो नीले को लाल में बदल देता है तो वो क्या है? एसिड है, बेस है, साल्ट है। तो ये बताना ये भाई एसिड यानी अमल है। अमल क्यों है? आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो अमल होता है वो भाई मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि जो एसिड होता है वो भाई हमारी स्किन होती है उसको भाई त्वचा को फूंक देता है यानी जला देता है। एसिड, थोड़ा भी एसिड हमारे शरीर पर पड़ जाए तो वहां से जला देता है। और लाल निशान खतरे का होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, नीले को लाल में बदलेगा यानी अमल कैसे? खतरे का निशान है, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाल लिटमस पत्थर को पीला कर देता है। यानी अब बताना है जो लाल लिटमस पेपर है उसको नीला कर देता है। नीला कर देता है यानी क्या है वो? अब असार है। क्या है? असार यानी बेस। यानी क्या है वो? बेस। यानी वो मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है। लाल को नीले में बदल देता है। ऐसा भी आ सकता है भाई, नीले लिटमस को नीले में बदल देता है तो क्या है वो? असार। नीले को नीले में ही बदल देगा तो असार है। लाल को लाल में ही बदल देगा यानी बेस है वो ना, वो क्या है? एसिड। ये आप ध्यान रखना, ऐसे भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। जो जल में अच्छी तरह से घुल जाती है उसका कोई भी कण पानी में नहीं दिखता, अच्छी तरह से घुल जाती है तो क्या वो? आसार यानी बेस। यह भी आप ध्यान रखना, क्या वो? बेस। अच्छी तरह से जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं आसार यानी बेस।
अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या हमारा अगला, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, यानी जितने भी एसिड है वे जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, H पॉजिटिव आयन। यानी जितने भी है भाई अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, वो भाई जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। और जितने भी बेस होते हैं भाई, जितने भी बेस होते हैं OH नेगेटिव आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं बेस। और अम्ल अम्ल देते हैं यानी एसिड देते हैं OH पॉजिटिव आयन। ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखें, भस्मों का स्वाद होता है, जो भस्म होते हैं यानी असार होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, बेस का टेस्ट कैसा होता है ये बताना है। कड़वा, बीटर, कैसा होता है, कड़वा यानी बीटर यानी कड़वा होता है। जितने भी असार होते हैं, बेस होते हैं, वे भाई कड़वे होते हैं, बीटर होते हैं। अगला प्रश्न देखें, अम्ल का स्वाद यानी एसिड का स्वाद, एसिड का स्वाद कैसा होता है। हम एसिड को वैसे प्योर एसिड को हम चख नहीं सकते क्योंकि वो हमें जला देगा। तो एसिड यानी हमारा जो नींबू होता है वो भी एसिड के अंदर ही आता है। आप उसे टेस्ट करके देखना कैसा लगेगा, कट्ठा यानी कड़वा, थोड़ा थोड़ा कट्ठा कट्ठा लगेगा, ना ही मीठा ना ही फीका, कट्ठा लगेगा। यह आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, यानी ये आगा देखो, तब अम्ल था तो अम्ल में क्या था, अम्ल में क्या था H पॉजिटिव। और अब आ गई भस्म यानी बेस जब पानी में घुलता है यानी भस्म जब पानी में घुलती है तो कैसा आयन देती है, OH नेगेटिव आयन देती है। ये मैंने आपको बताया था ऊपर, अभी बताया था, OH नेगेटिव देगी भाई बेस यानी भस्म पानी में घुलकर। अगला प्रश्न देखें, सभी लवण होते हैं, जितने भी लवण होते हैं भाई जिनके अंदर वो होता है साल्टी होते हैं, नमक होता थोड़ा बहुत, तो वो क्या होते हैं सभी, विद्युत अपघटन होते हैं। वे विद्युत को अपने अंदर से पास होने देते हैं, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, विद्युत अपघटन होते हैं। यह आप ध्यान रखना। अगला है एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, यानी ये बताना है जो गैस होती है भाई, ये बताना है एनटीपी पर एक गैस मोल का आयतन कितना होता है, भाई 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होता है भाई एनटीपी पर किसी गैस का मोल आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ये आप ध्यान रखना। अगला है भारी जल का अणुभार कितना होता है, भारी जल का अणुभार कितना होता है, यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, भारी जल होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, ये बताना है 20। और भारी जल का सिंबल क्या होता है, D2O से भाई जो भारी जल होता है, हैवी वाटर होता है, उसे D2O से डिनोट किया जाता है। और अणुभार कितना होता है उसका 20, यह आप ध्यान रखना, अणुभार 20। अगला है कठोर पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने से, यानी जो कठोर पदार्थ है, सॉलिड पदार्थ है, उसको ताप यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जो कठोर पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, सॉलिड है, उस पर तापमान बढ़ाएंगे तो उसका विलेयता क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी, उसकी बढ़ जाएगी, विलेयता बढ़ जाएगी, क्या होगी, बढ़ जाएगी भाई। अगला प्रश्न देखिए, किसी द्रव में गैस की विलेयता
बढ़ने से, यानी कोई गैस है भाई, द्रव गैस है। किसी द्रव गैस में, किसी द्रव गैस में, किसी द्रव गैस में किसी विलेयता ताप बढ़ने से, यानी द्रव है, लिक्विड है, लिक्विड है और लिक्विड के अंदर गैस है, उसकी विलेयता ताप बढ़ने से क्या होगी, घटती है। क्या होती है, घटती है। अगला है, अगला प्रश्न क्या है, कोलाइड क्या है, कोलाइड। कोलाइड रसायन का जनक किसे माना जाता है। कोलाइड रसायन का जनक किसे माना जाता है, यानी कोलाइड रसायन होती है, यह क्रिया किसने दी थी, कोलाइड रसायन की क्रिया, रिएक्शन किसने दी थी, ग्राहम, ग्राहम एक साइंटिस्ट है जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट है केमिस्ट्री के, उन्होंने कोलाइड रसायन का जनक कहा जाता है, यानी ग्राहम को। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है, नीलबन में परिसेप्ती कणों का आकार कितना होता है, यानी जो ये नीलबन होते हैं उनमें परिसेप्ती कणों का आकार पूछा गया, यानी कणों का आकार कितना होता है, कणों का आकार होता है भाई 10 की पावर -5, 10 की पावर -5, यानी 10 के पीछे 5 जीरो और लिखेगी भाई, यानी इतना। अब पीछे क्या है, सेंटीमीटर, इतना आकार होता है भाई कणों का। कणों का कितना आकार होता है, 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, 10 की पावर -5 सेंटीमीटर इतना आकार होता है भाई कणों का। अगला प्रश्न देखिए भाई, कोलाइड में परिसेप्ती कणों का आकार, यानी जो कोलाइड होता है, गोल होता है, कोलाइड गोल होता है भाई एक प्रकार का, जो कई पदार्थ मिलकर वाटर के अंदर मिलाए जाते हैं ना, तो कई पदार्थ मिलकर मिला देते हैं, तब वो कोलाइड बन जाता है, कोलाइड। तो कोलाइड पूछा गया, कोलाइड में परिसेप्टित कणों का आकार होता है, यानी उनके अंदर जो कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका आकार कितना हो जाता है, 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर तक। कितना होता है, 10 की -5 और 10 की -7 सेंटीमीटर इतना हो जाता है। अगला प्रश्न देखें, उत्प्रेरक की खोज किसने की, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, बजरियलिंस ने की थी भाई। ये ऐसे साइंटिस्टों के नाम भाई, कई तो ऐसे नाम हो जाते हैं जिन्हें बोलने में थोड़ा बहुत वो होती है, बोल नहीं पाते। क्या नाम है, बजलियंस ने, किसने की थी, बजलियंस ने की थी उत्प्रेरक की खोज, किसने की थी, बजलियंस ने की थी भाई। अगला प्रश्न देखिए, अवध सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को कहते हैं, यानी जो अवध सारणी है उसके अंदर आपने देखे होंगे, अवध सारणी के अंदर ऐसे लाइनें लगी होती है, जो बड़ी लाइनें होती है, और वो एक ऐसी लाइनें होती है जो बटे होते हैं, तो उनके अंदर ये पूछेगा उन्हें क्या कहते हैं, वर्ग। वर्ग क्यों कहते हैं, वर्ग इसलिए कहते हैं, हम बांट नहीं देते हैं, ये हिस्सा तेरा भाई, ये हिस्सा तेरा, ये हिस्सा तेरा, ऐसे, तो उन्हें अवध सारणी में उद्ग्रह स्तंभों को कहते हैं भाई वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। अगला प्रश्न देखिए भाई, हमारा लास्ट प्रश्न ये इस वीडियो का, क्या है, अवध सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, अवध सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, यानी उसमें तो पूछेगा उद्ग्रह,
स्तंभ यानी उसमें तो उद्ग्रह स्तंभु जगह था, इसमें स्त्रिद स्तंभ। स्तंभ क्या होते हैं, ये कोई भी लगा लो, कोई भी, जैसे आपने पार्लियामेंट देखा होगा, उसके बाहर ये ऐसे ऐसे पिलर लगे होते हैं, उन्हें स्तंभ कहते हैं। स्तंभ इसलिए वो जगह है जो अवध सारणी होती है, टेबल होती है, एलिमेंट टेबल, उसमें स्तंभ है, स्त्रिद स्तंभ, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं आवृत। आवृत कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको आज की दोबारा बताएंगे क्या कहते हैं, इसमें आवृत कहते हैं। और उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहते हैं, उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहते हैं, वर्ग। यह आप ध्यान रखना। तो भाई ये कुछ इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको अब करा दिए हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी मैं आपको इस चैनल पे नोटिफिकेशन डालूं तो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए, आपको कोई भी कठिनाई ना हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर इसलिए कीजिए ताकि जो भी बच्चा सरकारी या प्राइवेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उनमें ये प्रश्न रिपीट होंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर करना ताकि दूसरों की मदद हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।